नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्रीकाल में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं कुमार परवेज। हमारे साथ हैं कुमार परवेज। आपका भी स्वागत है परवेज साहब। और परवेज जी सीपीआई एमएल के सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। इसके अलावा मीडिया के इंचार्ज भी हैं। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत सारे हमारे जो आउटसाइड पैनलिस्ट होते हैं, बहुत सारे दर्शक होते हैं, उनकी मांग रहती है कि हम लोग वामपंथियों पे बात नहीं करते। ये हमारी ओर से कोई गड़बड़ी नहीं है, ये गड़बड़ी है तमाम दर्शकों का, जिनकी रुचि आमतौर पे कीवर्ड क्रिएट करता है। तो कीवर्ड कई बार आईपी गुप्ता कीवर्ड हो सकते हैं, जो अचानक से बिहार की राजनीति में कोशिश कर रहे हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं। और हमने उस पर बात की, बताया भी कि इस तरह से जो आकांक्षाएं पैदा होती हैं वो अंततः सत्ता की ओर जाती हैं और उनका इरादा सत्ता में भागीदारी का होता है। लेकिन कुछ जो संगठनात्मक आधार पे पार्टियां होती हैं, उनका एक एजेंडा, राजनीतिक एजेंडा, बदलाव का भी एजेंडा होता है और एक लॉन्ग टर्म राजनीति का वे हिस्सा होते हैं। तो वाम दल अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कीवर्ड का हिस्सा हो या ना हो। वाम दल अपने क्षेत्र में कार्यक्रमों के जरिए और संपर्कों के जरिए क्या क्या काम कर रहे हैं, इसको हम अगले आधे घंटे 40 मिनट में कुमार परवेज से जानेंगे। लेकिन इसमें ज्यादा लोगों की रुचि होती नहीं। रुचि होती है कि कितनी सीटों पे सीपीआईएमएल लड़ने जा रही है, कितनी सीटों पे सीपीआई लड़ेगी, कितनी सीटों पे सीपीआईएम लड़ेगी। और तेजस्वी यादव को दीपंकर भट्टाचार्य ने चेहरा मानने में थोड़ी सी ब्रैकेट में काम क्यों उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया, सीधे सीधे क्यों स्टेटमेंट नहीं दिया, इसमें रुचि होती है। तो इस पर भी बात करेंगे। वाम दलों की बड़ी अच्छी हैसियत रही है बिहार में। कभी 1990 में 23 सीटों पर सीपीआई ने और लगभग शायद 4 या 6 सीटें सीपीआईएम की रही हैं। 1995 में सीपीआई की सीटें बढ़ गई थी और 26 सीटों पर सीपीआई ने अपनी जीत दर्ज की थी। उसके बाद लगातार डाउनफॉल हुआ। सीपीआईएमएल तब 1990 में आईपीएफ के बैनर तले चुनाव इसने लड़ा था और उस समय इसकी 7 सीटें आई थी। धीरे धीरे 2020 तक आते आते वाम दलों के भीतर सीपीआईएमएल की भूमिका बड़े भाई की हो गई। 12 सीटें, 19 सीटें से महागठबंधन में सीपीआईएमएल चुनाव सीटों पर लड़ा था और उसमें से 12 सीटें हासिल की थी इसने। एक अच्छी स्ट्राइक रेट, सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट महागठबंधन में तब हम सब जानते हैं मानी गई थी और है भी, सच्चाई भी है। उस समय 6 सीटों पर सीपीआई ने चुनाव लड़ा था, 2 सीटें बैक कर पाई थी और सीपीआईएम ने 4 सीटों पे चुनाव लड़ा था और 2 सीटें बैक कर पाई थी। इस तरह से 29 सीटों में 16 सीटें वाम दलों के पास हैं। मैजिक मसला यही है और इससे मुकेश सहनी और कांग्रेस को भी बेचैनी थोड़ी होती है। लेकिन वाम दलों के बारे में नेशनली भी और राज्य में भी सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ट्रस्टेड इकाई, बिना किसी हिल हवाले के मोदी शासन और बीजेपी शासन, मोदी शासन ही कही तो मोदी शासन बीजेपी शासन के खिलाफ यदि कोई कुछ पार्टियां हैं तो उसमें वाम दलों की पार्टियां ही नंबर 1 पर हैं। इसके बावजूद कि इंडिया गठबंधन के भीतर इनकी पीड़ाएं कम नहीं है, अलग अलग राज्यों में और बिहार में भी होंगी। परवेज साहब अभी मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बोल दे, लेकिन अभी लाइव में तो नहीं ही बोलेंगे। लेकिन चलिए 40-45 मिनट में हम कुछ और बातें, कुछ दिल की बातें भी खुलवाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है परवेज साहब। सबसे पहले हम इस क्वेरी पे एकदम नहीं जाएंगे कितनी सीटें, हम ये नहीं पूछेंगे कि आप लोगों ने ब्रैकेट में क्यों बोल दिया सबसे बड़ा दल आदि इत्यादि, ये बाद में उस पर आते हैं। सबसे पहला सवाल कि आपकी तैयारियां, आप पहले दल रहे हैं सीपीआईएमएल, जब इंडिया गठबंधन में भी वहां दीपंकर जी ने कहा था कि जो है ग्राउंड पे काम होना चाहिए और साझा रैलियां होनी चाहिए। इस बार संतुष्ट है? महागठबंधन इस दिशा में तैयारी कर रही है, आज भी एक बैठक है। देखिए
आपने चर्चा शुरू की और फिर कहा कि सवाल को हम लास्ट में लेंगे, लेकिन मुझे नहीं उस नहीं, पे मैं बात करने में आप तैयारी पे आ रहे हैं, पहले हम तो तैयारी, इसीलिए मैंने महागठबंधन पे आया जी। हाँ, मुझे उस पर बात करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस बार हमारी सीटें 243 हैं, 243। मैं सीटों पे मत जाइए, मैंने सवाल सीटों पे तो सच में क्वेरी अभी बनाए रखिए। मैं कह रहा हूं जी कि जी। आप ही पहला दल थे जो तैयारी के स्तर पे, इंडिया गठबंधन जब फॉर्म हुआ था तब भी, और राज्य में भी साझा रैली, साझा कार्यक्रम की बात किया करते थे। 3 बैठकें हो चुकी हैं, आज भी बैठक है। क्या संतुष्ट हैं इन बैठकों से, और इन बैठकों में जो आपका साझा कार्यक्रम, साझा तैयारियों का जो प्रसंग है उसको लेकर, ये मैं पूछ रहा हूँ जी। पहले नहीं, इसको बिल्कुल लेकर। बिल्कुल। आप 2020 के चुनाव की तुलना में देखेंगे तो इस बार इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। और आपको पता होगा कि पिछली बार तो कोऑर्डिनेशन कमेटी भी नहीं बन पाई थी, लेकिन इस बार कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी उसके अध्यक्ष हैं। हर एक पार्टियों के लोग उसमें शामिल हैं। कई सब कमिटियां बनी हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी, मीडिया कमेटी, सारी कमेटियां बन चुकी हैं। और पिछले दिनों 4 मई को महागठबंधन के सभी दलों के जिलाध्यक्षों को लेकर के संवाद कार्यक्रम भी हुआ, और जिलों में भी इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, और फिर हम लोग प्रखंड स्तर पर करेंगे। 20 मई को जो ट्रेड यूनियंस की हड़ताल थी, हालांकि अब उसका डेट बढ़कर के 9 जुलाई हो चुका है, तो उसके समर्थन में भी इंडिया ब्लॉक ने पूरी तैयारी कर रखी थी। किसान संगठनों ने तैयारी कर रखी थी सड़क पर उतरने की। तो अपने अपने ढंग से भी इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां सक्रिय हैं, और एकजुट होकर के भी जो उनका साझा कार्यक्रम है उसके तहत भी वो सड़कों पर है। तो काफी अच्छा चल रहा है। काफी बढ़िया समन्वय इंडिया गठबंधन के सभी दलों के बीच में चल रहा है। अब इसमें देखिए, बात यह है कि सीपीआईएमएल ने पिछले साल और इस साल भी फरवरी के महीना में पूरे बिहार में बदलो बिहार विमर्श यात्रा निकाली। 2 मार्च को हम लोगों ने पटना के गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान रैली की थी, जिसमें हम लोगों ने स्कीम वर्कर्स, जो खास तौर पर सोसाइटी का एक नया डेवलपमेंट ट्रेंड है, 10 लाख से ऊपर बिहार में स्कीम वर्कर्स काम करते हैं, ठेका मानदेय पर जो लोग काम करते हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। आप बिहार में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट देखें तो 34% परिवार 6,000 रुपए से कम की आमदनी पर जिंदा है। और आप आशा को कितना देते हैं, आंगनवाड़ी को कितना देते हैं, रसोईया को कितना देते हैं, जीविका समूह की क्या हालत है। तो सरकार जिन लोगों से काम करवा रही है उनको भी वो न्यूनतम मानदेय नहीं दे पा रही है। तो बिहार में अभी एक ये जो एजेंडा उठ खड़ा हुआ है, चल रहा है कि भाई 20 वर्षों का शासन रहा, प्रशासन रहा, और शुरुआती दौर में नीतीश जी ने कुछ अच्छे वादे किए, कुछ उन्होंने किया भी, जैसे अति पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन, ये सब सारी चीजें हुई। लेकिन अब 20 साल का समय बहुत होता है, और 10 लाख लोगों को आप 1,000 रुपया पे खटवाते हैं, 1,650 रुपया पे खटवाते हैं। बड़ी आबादी आज भी भूमिहीन है, बेघर है। तो इन सारे सवालों को लेकर के मीडिया में उसको प्रचार मिले ना मिले, हम अपने एजेंडे के साथ काम कर रहे होते हैं। और आपको सबसे बड़ी मजेदार बात बताएं कि हमने जब कहा बदलो बिहार, तो आज इंडिया गठबंधन के सभी दल इस बात को बोल रहे हैं। आप नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य में भी सुनिए तो 2 लाख रुपए जो 95 लाख परिवारों के लिए सरकार ने घोषणा की थी, उसकी आवाज सुनाई पड़ेगी। झारखंड की तर्ज पर हम लोग 2,500 रुपया मासिक पेंशन की मांग करते रहे हैं, वह सुनाई पड़ेगा। यहाँ तक कि जो प्रशांत किशोर हैं उनकी भी बोली सुनिए। हालांकि वो कुछ खास बिंदुओं पर बोलते हैं, भाजपा पर अटैक नहीं करते हैं, वो लालू जी और नीतीश जी दोनों पर अटैक करते हैं, बीजेपी पर नहीं करते हैं। लेकिन बदलो बिहार का विमर्श आज बिहार की राजनीति के केंद्र में आ चुका है, और इसे हम अपना बड़बोलापन नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें सीपीआईएमएल की भूमिका है कि उसने जमीनी स्तर पर इस विमर्श को खड़ा किया है, और इसी के इर्द गिर्द बिहार को बदलना है। इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है, और उसके सारे इशू, सारे मुद्दे खुल करके सामने आ रहे हैं। जी, हमें लोगों तो की यही रुचि लगता है इसका चेहरा और आगे। जी, लोगों को लगता है कि चेहरा और सीटों की रुचि होती है, उस पर तो हम फिर आएंगे। लेकिन नीतीश जी से याद आया कि आपने नीतीश जी को संभाला नहीं, यानी नीतीश जी तो आपके साथ आए थे,
पहला चुनाव 1995 में नीतीश कुमार साथ लड़े थे। प्रवेश साहब, अब देखिए, बात तो अब इतिहास की बात है। एक बात सही है कि 95 में जब लालू जी से नीतीश जी अलग हुए थे, तो तमाम सीटों पर नहीं, लेकिन एक समझौता एमएल के साथ हुआ था। हमने भी 7 सीटें जीती, उन्होंने भी 7 सीटें जीती। तो हमारा जो उस समय डिफरेंसेस हुआ नीतीश जी के साथ, वो बीजेपी के सवाल पे था। उनकी समझदारी यह थी कि बिहार में बदलाव के लिए बीजेपी का साथ जरूरी है, और हम लोग बीजेपी का सांप्रदायिक उन्मादी चेहरा 1992 में ही देख चुके थे। आरएसएस को हम लोग समझते रहे हैं कि वो क्या पार्टी है। तो बीजेपी के साथ लेकर के तो उस दौर में भी हम बिल्कुल सहमत नहीं थे कि बिहार में बदलाव की कोई लड़ाई लड़ी जाए। हमें अपने दम पर बदलना था कि अब भाजपा जहां जहां आई उसने वहां वहां क्या किया। आज तो सबसे बड़ा खतरा देश को बीजेपी से है, और हमने सही ही सोचा था कि जिस कम्युनल फासिज्म, सांप्रदायिक फासीवाद की शिनाख्त हमने 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद की थी, आज क्या हो रहा है देश में। पहलगाम की घटना के बाद क्या हुआ? पहलगाम की घटना में जो लोग मारे गए, उनकी पत्नियों को ट्रोल किया गया, विदेश सचिव को ट्रोल किया जा रहा है, कर्नल सोफिया कुरैशी को ट्रोल किया जा रहा है। तो आज चीजें जिस स्तर पर पहुंच चुकी है, नफरत, घृणा और पूरी तरह से संविधान को बदल देने की साजिश चल रही है, तो बिल्कुल हमने उस समय सही फैसला किया था कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और बिहार में नीतीश जी के कंधों पे सवार होकर के भाजपा जहां तक पहुंच गई है, और इस बार उनकी कोशिश क्या है बिहार में, अपना मुख्यमंत्री, चाहे वो जो कहे शब्दों में। अब ये बिहार एक है मोर्चा जहां भारतीय जनता पार्टी का अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना है, वो नीतीश जी के ही कंधों पे सवार होकर के यहाँ राजनीति करते रहे हैं। यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, दिल्ली में, जिस तरीके से गुजरात में इन्होंने कर लिया है, सत्ता हासिल करने के बाद जो कर रहे हैं, बिहार ने अभी तक उनको रोक करके रखा है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए उनके भीतर बेचैनी है स्वाभाविक तौर पर। तो देखिए, बात ये नहीं है कि हमने नीतीश जी को उधर ढकेल दिया, बात विचारधारा की है, बात सोच की है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके आप समाज का भला नहीं कर सकते। और ये जब वो 2022 में इधर आए थे, उस वक्त भी हमने कहा था कि बिहार समाजवादियों की धरती है, कम्युनिस्टों की धरती है, आइए हम लोग मिलकर के चलें। लेकिन अब पता नहीं 2022 में फिर क्या हुआ, नहीं हुआ, 23 में फिर वो चले गए। तो ये तो वो जाने, नीतीश जी जाने की वो क्यों चले गए। आप लोगों ने तो बड़ी ब्रूटल लाठियां खाई और फिर साथ में सरकार बना ली महागठबंधन। देखिए, वो तो बात सही है, लाठियां भी खाई। और हम लोग जब महागठबंधन की सरकार थी, 17 महीने रही, तो भाई सीपीआई एमएल तो सरकार में शामिल नहीं हुई, बाहर से हम लोग सपोर्ट कर रहे थे। और हमारी यह घोषित नीति है कि भाई जिस सरकार में हम अपनी बात लागू न करवा सके, तो महागठबंधन की सरकार में भी अब देखिएगा कि जो शिक्षक समुदाय है, शिक्षक समुदाय को स्थायीकरण करने के सवाल पर सबसे ज्यादा मोर्चा किसने संभाला? माले ने संभाला। हम नीतीश जी से भी लड़ रहे थे, हम सरकार से भी लड़ रहे थे, और हम समर्थन भी कर रहे थे। तो हम तो उस समय भी हमने कहा था कि सीपीआईएमएल की भूमिका, जनता के जो सवाल होंगे और सरकार के बीच हम पुल का काम करेंगे, समन्वय का काम करेंगे, हम उनकी आवाज आप तक पहुंचाने का काम करें। और हमने पहुंचाया। और ये अच्छी बात है कि 17 महीने की सरकार में स्थायी शिक्षकों की बहाली शुरू हुई। नहीं तो भाजपा जदयू के शासन में क्या हो रहा था? ठेका आधारित शिक्षक बहाल हो रहे थे। अब बीपीएससी 1 हुआ, टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, और तमाम जो शिक्षक हैं उनका स्थायीकरण हुआ। तो ये तो हम जब सरकार में थे उसी समय की घटना है। तो ये अच्छा काम हुआ उस दौर में। अब इस काम को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो हम, मुझे लगता है कि जी जी हाँ, पूरा करें। हाँ, बोला जाए। अब मेरी बात तो इस पर ये कंप्लीट हो गई जी। अब लोगों की रुचि इसमें बहुत है, और ये जैसे एक टिप्पणी भी आ गई कि राजद को किनारे कर वाम दल सिर्फ कांग्रेस के साथ जाएंगे, और वे सिर्फ इसलिए कि ममता को बहुत बड़ा संदेश भी देना है, इसलिए तेजस्वी को अभी तक सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे। तो चलिए, ये तो इनकी टिप्पणी है, लेकिन मैं सवाल अब पिन पॉइंटेड वही करना चाहता हूं कि पहली बैठक में जाते हुए
सीपीआई ने और सीपीआईएम ने, और हमें जहां तक याद है सीपीआईएमएल के भी किसी राज्य स्तरीय नेता ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, ये हो सकता है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन सीपीआई सीपीआईएम का तो मैं देख रहा हूं कि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे, चेहरा कोट एंड कोट सीएम। लेकिन दो चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं। एक कि दीपंकर जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दल, यानी लगभग वो कांग्रेस वाला जो लाइन है, कांग्रेस तो और भी इससे भी आगे अलग बात करती है। दूसरा कि आप महागठबंधन से ज्यादा इंडिया गठबंधन को तवज्जो दे रहे हैं। आपके शब्दावली में, आज नहीं, ये दीपंकर साहब के भी शब्दावली में इंडिया गठबंधन ही होता है। यानी आप जो एक नेशनल फ्रेम में खुद को देखते हुए सोचते हैं क्या, एक सवाल। दूसरा कि तेजस्वी यादव वो चेहरा घोषित करने में हिचक क्या है? क्या बीजेपी और इवन सम्राट चौधरी हिचकते हैं? उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो तेजस्वी यादव पे टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बीजेपी और जेडीयू जो टारगेट कर रही है लालू जी और तेजस्वी को, उसके कारण कोई हिचक है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि यह कोई भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, तो भारतीय जनता पार्टी कितने राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने करके चुनाव लड़ती है? एक भी राज्य में नहीं। बिहार में भी नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे उनका क्लियर नहीं है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मुझे लगता है कि भारत में देखिए जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली की अपनी एक गरिमा है। हम यहाँ राष्ट्रपति नहीं चुनते, हम यहाँ मुख्यमंत्री नहीं चुनते, हम यहाँ प्रधानमंत्री नहीं चुनते। ये भाजपा के लोगों ने ऐसा नैरेटिव सेट किया है, मोदी मोदी मोदी, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि तमाम राज्यों में वो मोदी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, और जब हारते हैं तो कहते हैं कि भाई ये तो हम चुनाव मोदी जी के नाम पे नहीं लड़ रहे थे। तो हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहले हम विधायक चुनेंगे, और वो विधायक अपना नेता चुनते हैं, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन तब तो तेजस्वी चेहरा थे, तब तो तेजस्वी सामने चेहरा थे। बात मेरी सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल। अब हमारी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि इंडिया गठबंधन को बिहार में बहुमत मिले, हम एकजुट होकर के लड़े। इसलिए हमने कहा कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 243। उसमें किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा, किस पार्टी को कितना सीट नहीं मिलेगा, यह आज की तारीख में बहुत प्रासंगिक सवाल नहीं है। प्रासंगिकता और बिहार की राजनीति जहां आज खड़ी है, जो उसका केंद्रीय पॉइंट है वो ये है कि बिहार में सरकार बदले, बिहार बदले, और बिहार के बदलाव के लिए जो कुछ भी हमें करना पड़े वो हमें करना चाहिए। इसलिए हमारी प्राथमिकता ये है। आप सारे वाम दल, मैं फिर इसमें जोड़ दे रहा हूं कि क्या आप सारे वाम दल जिन्होंने 29 सीटों पे चुनाव लड़ा था, परफॉर्मेंस बढ़िया था, हमने अपने इंट्रो में भी कहा कि आप 19 पे लड़े थे, आपका 12 एक स्ट्राइक रेट बढ़िया था, तो क्या आप भी सैक्रिफाइस करने को इस बार तैयार होंगे? क्योंकि लोग नए भी आ रहे हैं। क्या आप कम सीटों पे लड़ेंगे या आपकी इच्छा ज्यादा सीटों पे? देखिए, सैक्रिफाइस आप किसको कह रहे हैं? सैक्रिफाइस मतलब आपने कहा कि ऑर्डर काउज के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने जो कहा सैक्रिफाइस का जो मतलब है कि आप 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के ट्रेंड को देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के ट्रेंड को देखिए, क्या वे ट्रेंड कुछ इशारा करते हैं? बिहार में 2020 में महागठबंधन, उसमें महागठबंधन था, महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गए। वोटों के मामलों में हम लोग 12,000 वोट से पीछे थे। सबसे ज्यादा सीटें महागठबंधन को कहां से मिली? शाहाबाद से, मगध से, सिवान से। ये इलाके सीपीआईएमएल के आंदोलन के मजबूत इलाके रहे हैं, मजबूत गढ़ रहे हैं। तो जहां जहां यह एकता बनती है जमीन पर, वहां महागठबंधन को सफलता मिलती है। जहां हम कमजोर हैं वहां हम जीत नहीं पा रहे हैं। जैसे मिथिलांचल हम पूरा हार गए, हम सीमांचल में बहुत सारी सीटें हार गए जबकि जीतना चाहिए था। ठीक यही ट्रेंड 2024 में भी है कि आप कहां जीते? शाहाबाद में हम सभी सीटें जीत गए लोकसभा की, आरा जीत गए, बक्सर जीत गए, भभुआ जीत गए, काराकाट जीत गए, औरंगाबाद जीत गए, जहानाबाद जीत गए, पाटलिपुत्र जीते, और कुछ सीटें हमने सीमांचल में जीता। ठीक है,
तो ये ट्रेंड जो साबित करता है वो ये साबित करता है कि 3 में 2 हम जीते, ये आधा सच है। उन्हीं इलाकों में महागठबंधन भी जीत रहा है। इसका मतलब है कि ये जीत, ये चुनाव कुछ ना कुछ इशारा कर रहा है। तो हमने इंडिया गठबंधन के भीतर भी इसी बात को कहा कि इस ट्रेंड को पकड़ना चाहिए कि सीपीआई-एमएल समाज के सबसे वंचित, शोषित तबके की प्रतिनिधि पार्टी है, और जहां ये एकता होती है, जहां ये यूनिटी होती है, वहां हम जीत की कामयाबी हासिल करते हैं, जीतते हैं। तो यदि उस स्पिरिट को, उस ऊर्जा को हम पूरे बिहार में देखें तो ये इंडिया गठबंधन को ही सरकार बनाने में मदद करेगा, और हम जो 122 का जादुई आंकड़ा है उससे बहुत आगे निकल सकते हैं। इस सेंस में मैंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के लोगों ने इस बार इस सच्चाई को फील किया है। पिछली बार चूंकि पहली बार गठबंधन था तो हम समझ भी नहीं पाए थे, लेकिन इस बार बहुत ही तरीके से, बहुत ही सरकार हम कैसे बना पाए, ये जो हमारी प्राथमिकता है, इसको ध्यान में रखते हुए आपस में सीटों का बंटवारा कर लेंगे। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। यदि हम जीत के जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सब अपनी अपनी समझदारी से इस काम को, जो मुख्य बात है उसके इर्द गिर्द हम अपनी रणनीति सेट कर लेंगे। मेरा ये कहना सुनने में ये बात अच्छी लगती है। आपके लड़ाई के एजेंडे के तौर पे बात अच्छी लगती है और है भी, सच्चाई भी है। ये सच्चाई है कि 2024 में पूरा जहां राजद और माले का जहां ज्यादा ये खास किस्म से ये एका रहा, वहां सीटें निकली, हालांकि सीटें कम थी। लेकिन प्रैक्टिकली संकट कहां होने वाला है? प्रैक्टिकली संकट है कि मुकेश सहनी भी हाशिए के समाज की दावेदारी के साथ आपके पास आ रहे हैं। आईपी गुप्ता में नहीं पता कहां जाएंगे, क्या करेंगे, वो तो हमने शुरू में इंट्रो में ही बोला। कांग्रेस की बेचैनी है, कांग्रेस का एक्सपेंशन भी अब उसी दिशा में जा रहा है, सोशल जस्टिस और उसके दिशा में जा रहा है। तो जब सीटों की तरफ आप बैठेंगे, 243 में पहले भी आप 29 लड़ चुके हैं, नीचे जाएंगे नहीं। और आप कह भी रहे हैं कि आपका दावेदारी बढ़ती है कई कारणों से, जीत में तब्दील होने के कारण भी, और आपका कहना है जनता के बीच। और सच्चाई भी है कि आप नीचे तबके में, जो नीचे सोसाइटी का लेयर में कह रहा हूँ, कोई नाराज ना हो जाए, तो वहां आपकी पहुंच है, पकड़ है। तो काउंटिंग में तो फिर फंसेगा मामला ना, आप जाएंगे कांग्रेस से टकराएंगे। आपके साथ की स्थिति है, कांग्रेस को सीटें फिर कम करनी पड़ेगी, क्योंकि 243 में आप आरजेडी किसी भी सूरत में 130 से कम तो नहीं लड़ेगी। पिछली बार 144 या 143 सीटें लड़ी थी। और यही हमारे लोग समझना, यही हमारे बिल्कुल सही बात है। नहीं, मैं जिस चीज की ओर इशारा कर रहा हूँ वो यही है कि देखिए, इंडिया गठबंधन ने इसको समझा है, जो पिछली बार हमसे चूक रह गई थी, और इस बात को सब लोग समझ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि यदि सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता है कि सरकार बने, तो इसमें फिर हम लोग अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी सीटों की संख्या बढ़ा सकें, कौन कहाँ पे ज्यादा सटीक होगा, कौन कहाँ पे बेहतर होगा। तो ये आपस में बैठ करके एक गठबंधन की तरह हम बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो हमारा नजरिया और हमारा लक्ष्य इस बार सरकार बना लेना है। इसलिए मुझे लगता है कि सारी पार्टियां, इस इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां इस बात को समझ रही हैं। तो जो कुछ भी 19-20 करना हो आपस में कर लेंगे, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। राजनीतिक एकता बहुत ही मजबूत है इंडिया गठबंधन की पिछले साल की तुलना में। तो मुझे लगता है कि सहज ढंग से हो जाएगा। और कांग्रेस कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, आरजेडी भी अपना कार्यक्रम कर रही है। इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से और फिर सामूहिक स्तर से हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार, चूंकि हम लोगों ने जो टारगेट लिया है, तो उसमें यदि कांग्रेस को भी लगेगा कि भाई जैसे 70 में 19 जीते, है कि नहीं। पिछली बार बहुत सारे लोगों ने कहा कि यदि ये कुछ सीटें माले को मिली होती है। एक मिनट परवेज जी, उनका आर्गुमेंट है, और खासकर उनके, हम लोग बिना कई प्रोग्राम कर चुके हैं। एक प्रोग्राम किया मैं पूछी न आछी, मैं दुल्हन की चाची। दूसरा किया बिना, अभी कह रहे हैं बिना फी के वकील। तो उनके जो पप्पू यादव हैं वो तो कह रहे हैं कि आप हारने वाली सीटें हमको दीजिएगा तो हम जीतेंगे कैसे। परवेज जी नहीं, देखिए, वो कांग्रेस, पप्पू यादव कोई कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता है नहीं,
हमारे लिए तो सभी 243 सीटें इंपॉर्टेंट है ना, कि हम इस पर कैसे जीते हैं। अब ये आप कोई कह दे कि हारने वाली है, जीतने वाली, भाई हारने के लिए तो हम भी हार गए, लेकिन आप जैसे बहुत सारी ऐसी सीटें जो हम लोग पिछली बार जीते, जैसे सिकटा की सीट, आपको बता दें कि पूरे पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में 10 सीटों में मात्र 1 सीट सिकटा हम लोग जीत पाए, इंडिया गठबंधन, बाकी 9 सीट हार गए थे। तो आप सीटों को जीतेंगे कैसे? वो केवल कह देने से नहीं होगा कि भाई ये तो हारने वाली सीट है और आपको सब जीतने, ऐसा थोड़ा होता है। तो आप जीतने वाली सीट भी हार जाएंगे यदि आपकी तैयारी ठीक नहीं है, आपके बीच यूनिटी नहीं है, आपके बीच एकता नहीं है, उम्मीदवारों का सिलेक्शन ठीक नहीं है। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो यदि इन सारे मोर्चों पर हम अपनी तैयारी ठीक रखें तो हम बहुत सारी सीटें जीत सकते हैं जो पिछली बार हार गए। जैसे टिकारी, कांग्रेस बहुत कम वोट से हार गई थी, वजीरगंज बहुत कम वोट से हारी थी, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां हम लोग हार गए। तो इसी कमजोरी को तो ठीक करना है, और यदि ये कमजोरी हम ठीक कर लेते हैं, अपनी तैयारी अभी से बढ़ा देते हैं कि पिछली बार चूक हमसे कहां कहां रह गई, कौन कौन से पॉइंट पे हम लोग कमजोर पड़ गए, यदि उन पहलुओं पर आप ज्यादा ध्यान दें, उस ट्रेंड पर आप ज्यादा ध्यान दें, तो न केवल सीपीआईएमएल का बल्कि मेरे ख्याल से सभी पार्टियों का स्ट्राइक रेट इस बार बढ़ेगा। और जो चूकें हुई हैं वो मैंने आपको बताई। पिछली बार बहुत नया गठबंधन था, बहुत सामंजस्य भी नहीं बन पाया था, बहुत हम लोग का भी पहला अनुभव था आरजेडी के साथ, पहली बार हम लोग गए थे तो एक समझने में भी दिक्कत थी। तो आपको शोषित वंचित तबका जो है समाज का, दलित वंचित तबका है, अति पिछड़ी जातियां हैं, आप देखिएगा कि महागठबंधन के भीतर, इंडिया गठबंधन के भीतर इन जाति समूहों के बीच में जो कुछ भी आधार है वो लेफ्ट का है, और आरजेडी का परंपरागत वोट मिलता है, तभी हम उसको जीत में तब्दील कर पाते हैं। यही सच्चाई है बिहार की। तो अति पिछड़ा समुदाय 36-37% है ना, उनके बीच हमको काम बढ़ाना चाहिए। अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, अच्छी बात है कि आरजेडी ने भी अति पिछड़ा सम्मेलन किया। हम लोगों ने देखिए अति पिछड़ा वाली बात पर यहाँ पर एक और सवाल भी दे देते हैं, तब दूसरे ये आउटसाइड पैनलिस्टों का सवाल लेंगे कि 36 में 12 लगभग मुस्लिम मतलब पसमानदा है, 12%, 12 से 13%। तो वो लगभग फिक्स होता है कि महागठबंधन कमोबेश क्या लगभग 6% बनिया है, जो जिनकी मैक्सिमम अभी तक अब पिछला प्रयोग कुछ आपके यहाँ से भी सुदामा प्रसाद और तो वो थोड़ा ये रहा, लेकिन फिर भी 6% माना जाता है बीजेपी की तरफ जाता है। तो कहानी वहां कुल मिलाकर के 16 से 20% के इर्द गिर्द की है जिसके बीच काम करना है। खैर वो भी बड़ी साइजेबल संख्या है, लेकिन हम इसके पहले कि आउटसाइड पैनलिस्टों का हम लें, आपसे ये समझना चाहेंगे एक हाइपोथेसिस और उससे बना सवाल। हाइपोथेसिस ये है कि कई लोग कहते रहते हैं अक्सर, मैं उसको बहुत इंडोर्स अभी नहीं कर रहा हूं, कि माले ऐसी स्थितियां पैदा करेंगे या वामपंथी तो सीपीएम ने तो सीधे कह दिया तेजस्वी चेहरा, तो ऐसी स्थितियां पैदा करेंगे कि वो कांग्रेस के साथ, और उनको नीतीश जी से भी थोड़ा कंफर्टेबिलिटी है, तो वो कांग्रेस और ये सब कर सकते हैं। ये हाइपोथेसिस है, लेकिन इस हाइपोथेसिस से अलग मेरा सवाल यह है कि जो आप कह रहे हैं, जो स्वीकार भी कर रहे हैं कि कुछ आपको राजद से मिला और आपने राजद को ऐड किया, तो यदि किसी कारणवश अलग चुनाव लड़ना पड़ता है, तो जो आंकड़े भी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब वाम दल अलग गए हैं जनता दल से, राजद से या इस तरह के उससे, तो काफी एकदम डिबैकल हुआ है। और जब साथ लड़े हैं तो आप देखिए, आप खुद ही सामने देख रहे हैं 2020 का चुनाव। परवेज जी, मैं अलग जाने की बात पे अपने इंडोर्स नहीं करता, सिर्फ ये सवाल दे दिया कि उसको और इस दिशा में बढ़ाएं। आप जो कह रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। जी नहीं, स्वाभाविक बात है कि ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम लोग अलग होकर के लड़ नहीं रहे हैं। जब हम अलग होकर के लड़ रहे थे तो उस समय भी हम लोगों ने जीते हासिल की, 90 में जीता, 95 में जीता। आज एक खास दौर है, उसमें हम लोग यूनाइटेडली लड़ रहे हैं। अभी का तो सच यही है, बाद में क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। अभी का सच यही है और अभी हमारा फोकस भी यही है। और अच्छी बात है कि इस बार इंडिया गठबंधन पहले के दौर के किसी भी तुलना में बहुत मजबूती के साथ जमीन पर लड़ाई लड़ रहा है।
और पूरी उम्मीद है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इतना है, जरूर इंडिया गठबंधन के भीतर हम जिस सवाल को उठा रहे हैं वो 2-3 सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं कि जो साझा कार्यक्रम बने उसमें क्या क्या एजेंडा हो। तो जो लोकप्रिय एजेंडा है वो तो रहे ही, उससे तो कोई इनकार नहीं है, और वो इंडिया गठबंधन उसको कैसे एडजस्ट करता है, यदि वो हो जाता है तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि स्कीम वर्कर्स का सवाल, भूमिहीनों के लिए जमीन का सवाल, मजदूरी का सवाल, मनरेगा में काम का सवाल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सवाल, ओल्ड पेंशन स्कीम का सवाल, ये सारे सवाल हैं। और यदि इन सारे सवालों को लेकर के हम लड़ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो जनता का तो मुड इस सरकार के खिलाफ है और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। तो अभी हमारा फोकस सिर्फ इसी पर है कि सरकार बदले, फिर बाद में क्या होगा देखा जाएगा। चलिए, आप लोग तय करें या ना करें महागठबंधन की सीटें, लेकिन विनोद कुमार जी ने तय कर दिया है। आरजेडी को 140, लेफ्ट को 40, कॉम को 45, कांग्रेस को, और वीआईपी 18 सीट। क्या चाहते हैं, कांग्रेस बाहर चला जाए? हम सवाल देते हैं, थोड़ी चुटकी ले लें। एलएस पटेल हैं हमारे, शायद मध्य प्रदेश से या गुजरात से देखते हैं हमारे यहाँ, और इनका कहना है कि परवेज भाई आप कांग्रेस की निंदा करो, कांग्रेस पर उंगली उठाओ, क्योंकि संजीव टंडन जी कांग्रेस की निंदा सुनना पसंद करते हैं। तो हालांकि राहुल जी से प्रेम है हमारे पटेल साहब को, और माइनस राहुल कांग्रेस की प्रशंसा भी इन्हें पसंद नहीं है। तो विथ राहुल जो है कांग्रेस की प्रशंसा। हालांकि राजनीति ये कहती है कि माले कांग्रेस की ही सीटें घटेंगी, ये राजनीति कह रही है बिहार में। माले के ऊपर टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। अब एक सीधे कुछ आपसे सवाल किया गया है, उसको ले रहा हूं। एक सवाल है, हमने 90 के दशक में, अच्छा ये तो खैर पता नहीं, ये टिप्पणी इनके सवाल में नहीं है, ये है। हाँ, हालांकि आपने ऐसा नहीं बोला, भुआ लोकसभा क्षेत्र कब से हो गया, ऐसा तो नहीं बोला होगा उन्होंने आपने, लेकिन ये 2 सवाल भगवान नहीं, रोहतास कहिए ना भाई। हाँ, सासाराम भगुआ जिला उसी में आता है। वो हम लोग बात कर रहे थे, ये पूरा शाहाबाद और ये मगध और पाटलिपुत्र का पूरा, उसमें आप निकला होगा भभुआ तो एकदम लेटर एंड स्पिरिट में। गया जी रवि अब करना पड़ेगा। तो गया जी रवि साहब ये बताइए, सॉरी कि एकदम माफ नहीं करिएगा शब्दों के उसमें, इनका सवाल है कि नालंदा कैसे हारे और पटना भी हारे, इस पर बोलिए। हालांकि इस पर क्या बोलना, फिर भी बोल दीजिए। नहीं, अब नालंदा तो मान लिया जाए कि अभी थोड़ा नीतीश जी का होल्ड है, लेकिन इस बार हम लोगों ने उनके अच्छी चुनौती दी वहां पे। नालंदा को इसी रूप में देखना चाहिए, पसीना छूट गया था। तो उनका गृह जिला है, सारे मंत्री उतर गए, सारे संतरी उतर गए। और पटना शहर तो आप जानते ही हैं, पटना टाउन की, साहिब की यदि बात आप कर रहे हैं, तो अभी यहाँ बीजेपी का कब्जा है शहर होने के कारण। ये तो सब इसको जानते हैं, इसको तोड़ना होगा। पटना से तो गरीबों को भगा दिया गया, एक भी गरीब पटना में आजकल है नहीं, सबको मार मार के सरकार ने भगा दिया है। तो शहरी सीट अभी है हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, इसको मानने में कोई असहमति नहीं है, दिक्कत नहीं है। यही स्थिति है कि लेकिन पटना में भी फाइट ठीक हुआ, नालंदा में भी हम लोगों ने तगड़ा फाइट दिया, ये भी सच्चाई है लोकसभा चुनाव में। जी, ये वाली टिप्पणी पता नहीं क्या आप क्यों हमलावर हैं, लेकिन ये जो टिप्पणी है, आप कह रहे हैं कि 95 में समता पार्टी के गठबंधन से जीते थे ना, वो उसमें वो क्या जवाब देंगे? 90 में लेकिन 7 सीट, तब तो समता पार्टी के साथ नहीं लड़े थे, और फिर 2000 में 6 सीट, 95 में 6 सीटें रह गई थी, 2000 में 6 सीट, 2005 में 7 सीट, और अभी तो ये इसको इस तरह से अकेले भी चुनाव लड़के माले ने अच्छी सीटें लाई हैं। ये 95 में समता पार्टी से हमारा कोई अलायंस नहीं हुआ था, बल्कि हम लोगों ने एक दूसरे के प्रति माने एकता बढ़ाने के उद्देश्य से 10 सीटें हमने उनके लिए छोड़ी थी और 10 सीटें उन्होंने हमारे लिए छोड़ी थी। बाकी सभी सीटों पर हम अलग अलग लड़े थे, कोई अलायंस नहीं था। मतलब एक मित्रतापूर्ण संबंध को हम लोग जाहिर करना चाहते थे। इस समय कॉमरेड विनोद मिश्रा हमारे जनरल सेक्रेटरी थे और जॉर्ज फर्नांडिस साहब उधर से थे,
तो एक इनिशियल शुरुआत थी वो, तो वह भी जीत हमारी अपने ही बूते की थी, ना कि समता पार्टी के बूते की। 10-10 सीट केवल हम लोगों ने एक दूसरे के लिए छोड़ा था, इतना ही 95 की कहानी है। बाकी 2000 आपने ठीक ही कहा, 2000 में हम 6 सीट जीते, 2005 फरवरी में हम 7 सीट जीते, 2005 नवंबर में हम फिर 5 सीट 2 सीट घट गया था। तो सारी जीतें हमारी अकेली थी और अपने दम पर हम इसको जीत रहे थे। 2020 में पहली बार अलायंस में हम लोग जीते, यही स्थिति है, कुल परफॉर्मेंस हमारा यही है। तो मैं तो चाहता था कि 95 की सीपीआई-एमएल कहानी के है। अलावा जी, मैं तो चाहता था सीपीआई-एमएल के अलावा सीपीआई सीपीएम की भी बात करें, लेकिन चलिए फिर से एक बार और बात करने का मौका मिलेगा। 35 मिनट हो चुका है, कोई और कुछ अपनी ओर से टिप्पणी करना चाहे। लेकिन एक चीज बताइए, आज महागठबंधन के एजेंडे में क्या है बैठक में? महागठबंधन की आज बैठक है ना? आज है शायद बैठक। महागठबंधन की तो आज है। बैठक हाँ लगातार चल रही है। अभी तो कल जिलों की बैठक थी, मेरे ख्याल से 18 तारीख को हर जिला स्तरीय बैठक करनी है। हम लोगों ने जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बिहार स्तर पे बनाया है, अब उसको जिला स्तर पे भी बनाना है, उसको प्रखंड स्तर पे बनाना है। और तेजस्वी जी वाले मामले पर भी मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, हमने ये कहा कि सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता है, सरकार बने। और दीपंकर जी ने ठीक ही कहा, इसमें समझने वाले सब समझदार हैं। मुख्यमंत्री वही होगा जो बड़ी पार्टी होगा, बड़ी पार्टी के नेता होंगे। इसमें कोई अलग से बहुत फोकस करने वाली बात नहीं है, सब लोग इस बात को जान रहे हैं। देखिए, आप कहते रहिए, लोगों को ये लोगों के दिल में है कि सीधे सुन जाएं, तेजस्वी जी ही हमारे नेता हैं, ऐसा सुनना चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लोग सुनना चाहते हैं। अरे भाई, सरकार बनाइए ना, सरकार बनाइए, है ना। महागठबंधन को या इंडिया गठबंधन को बहुमत दीजिए, ये हमारा प्राथमिक कार्यभार है। बिल्कुल, तो सरकार बनाइए, ये प्राथमिक कार्यभार है जो परवेज जी कह रहे हैं। कृष्णा अल्लावरू और कांग्रेस का आधा खेमा ऐसा ही कहता है, कांग्रेस का आधा खेमा सीधे सीधे तेजस्वी जी का नाम लेता है। सीपीआई और सीपीआईएम ने भी सीधे सीधे तेजस्वी जी का नाम लिया है। आप सब समझते रहिए, लेकिन बड़ा दल कहिएगा तो बड़ा दल तो ऐसे भी सीटों में पे लड़ने के हिसाब से भी, अभी 2020 की स्थिति से भी, और पॉसिबिलिटी जो आने वाला है उसमें भी बड़ा दल तो राजद को ही होना है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई इफ्नोपट है। सिर्फ ये है कि भाषा का चमत्कार का प्रसंग ज्यादा है। देखना यह है हम लोगों को कि जब नेता चेहरा बनेंगे तेजस्वी, तो प्रोग्राम उसके अनुसार होगा। वह होता है कि नहीं, वो अगले 1-2 महीने में क्लियर हो जाएगा। जब नहीं बनेंगे तो प्रोग्राम थोड़ा अलग होता है, पोस्टर बैनर वो सब चीजें अलग हो जाती है। फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। परवेज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट थे, आप सब